नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम उपसय संयोजक यौगिकों में बंधन का सेकंड सिद्धांत क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी सीएफटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने वीवीटी के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। उपसय संयोजन यौगिकों में बंधन का सेकंड सिद्धांत हम ले रहे हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। यानी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो CFT क्या कहती है। इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, धातु आयन व लिगेंड के मध्य आयनिक बंध होता है, अर्थात स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। यदि लिगेंड ऋणावेशित है तो वह धातु आयन की ओर आकर्षित होगा, और यदि लिगेंड उदासीन है तो लिगेंड का ऋण सिरा धातु आयन की ओर आकर्षित होगा। धातु आयन यानी इस पर धनावेश है, और लिगेंड यदि ऋणावेशित है तो जाहिर सी बात है धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण बल होगा, और आकर्षण बल के कारण दोनों स्थिर विद्युत आकर्षण बंध से जुड़ जाएंगे, अर्थात आयनिक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। इन शॉर्ट ये सिद्धांत ये कहता है कि धातु आयन और लिगेंड आपस में आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सेकंड, धातु आयन और लिगेंड के मध्य दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक आकर्षण का बल, एक प्रतिकर्षण का बल। आकर्षण का बल धातु आयन के नाभिक और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है, यानी धातु आयन का नाभिक लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। सेकंड, प्रतिकर्षण का बल। प्रतिकर्षण का बल धातु आयन के इलेक्ट्रॉन व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य होता है। तो ये हम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके और समझते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार तो सीएफटी के अनुसार नंबर फर्स्ट, धातु आयन व लिगेंड के मध्य आयनिक बंध होता है। अर्थात इसको आयनिक बल भी बोलते हैं, या वो क्या बोलते हैं, विपरीत आवेशों के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। धातु आयन धनावेशित है, लिगेंड या तो ऋणावेशित होगा या उदासीन होगा। ऋणावेशित है तो धनावेशित धातु आयन को आकर्षित होगा और दोनों आयनिक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। यदि लिगेंड उदासीन है तो उदासीन लिगेंड में धनावेश भी है ऋणावेश भी है, तो उस कंडीशन में लिगेंड का ऋण सिरा धातु आयन की ओर आकर्षित होगा और वो आपस में बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। यही मैं समझा रहा हूं। यदि लिगेंड ऋणायन है तो यह है धातु आयन की ओर आकर्षित होता है। क्योंकि धातु आयन को धनावेश होता है और लिगेंड ऋणावेशित है, तो धनावेश की तरफ ऋणावेशित लिगेंड जाएगा एवं, चलो इस वीडियो को लेते हैं।
तथा लिगेंड उदासीन है तो इसका परिणभाग धातु आयन की ओर आकर्षित होता है। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे और आयनिक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। दूसरा क्या देखो, धातु आयन में लिगेंड के मध्य दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक आकर्षण का और दूसरा प्रतिकर्षण का। इसमें पहला कौन सा है, अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल, और दूसरा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल लगेगा, धातु आयन का नाभिक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो ये लगेगा धातु आयन के नाभिक वे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य। धातु आयन धनावेशित है, तो धनावेशित धातु आयन क्या करेगा, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। प्रतिकर्षण का बल किसके बीच में लगेगा, धातु आयन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य। धातु आयन के भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के भी इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित क्यों करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर समान आवेश होता है और समान आवेश सदैव प्रतिकर्षित होते हैं। तो प्रतिकर्षण बल धातु आयन तो दोनों को शामिल लिख लेते हैं, when लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के प्रारंभ में धातु आयन के डी कक्षक कुल डी कक्षक कितने होते हैं, 5। तो धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है, इन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। लेकिन जब धातु आयन के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उस अवस्था में धातु आयन के डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, अर्थात डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है। निम्न ऊर्जा वाले T2G और उच्च ऊर्जा वाले Eg कहलाते हैं। इन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है और विपाटन को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। देखो वापस बता रहा हूं, जब धातु आयन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो धातु के डी कक्षक दो भागों में विपाटित हो जाते हैं। अब क्योंकि वो दो भागों में विपाटित हो गए हैं, दोनों की ऊर्जा समान नहीं रही, तो समभ्रंशता समाप्त हो जाएगी। और ये किसकी वजह से होता है, ये लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। दोनों जो ऊर्जा अंतर है, एक निम्न ऊर्जा वाला दूसरा उच्च ऊर्जा वाला, दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल को CFSE क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। तो लिख रहे हैं, इस प्रतिकर्षण के कारण, कौन सा प्रतिकर्षण, ये वाला, धातु के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षकों की
इस वीडियो को लेते हैं धातु। आयन के बी कक्षकों की समभ्रंशता। अभी हम इसको डिटेल से लेंगे, एक बार मैं समझा रहा हूं आपको। समभ्रंशता समाप्त हो जाती है तथा यह दो ऊर्जा स्तरों में, पहले दोनों की ऊर्जा समान थी, अब अलग अलग ऊर्जा हो गई, दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। ये किसके कारण होता है? यह है लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण। दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य जो एनर्जी है के मध्य ऊर्जा अंतराल को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी CFSE कहते हैं। तो जैसे ही लिगैंड के इलेक्ट्रॉन नाभिक के इलेक्ट्रॉनों के संपर्क में आते हैं, डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और दोनों के मध्य जो एनर्जी वैरियर है उसको हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। अब ये क्रिस्टल क्षेत्रों का विपाटन अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों में अलग अलग होता है। दोनों को हम डिटेल से यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अष्टफलकीय संकुल में बी कक्षकों का विपाटन। इसको यूं कहें, बी कक्षकों का विपाटन या अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, सेम चीज है। अब देखो, अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं इनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं? वह कक्षक जिनकी एनर्जी समान होती है। समभ्रंश कक्षक कहलाता है। जैसे डी कक्षक और डी उपकोष में कुल कितने कक्षक होते हैं? 5। DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 और DZ2। ये पांचों के पांचों कक्षक समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। लेकिन जब धातु आयन लिगैंड के पास आता है तो लिगैंड के प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षक
दो भागों में विपाटित हो जाते हैं। लिगेंड अष्टफलकीय संकुलों में अक्षों की ओर अग्रसर होते हैं, इसीलिए धातु के वह डी कक्षक जो अक्षों पर होते हैं उनके प्रतिकर्षण बल अधिक लगता है, परिणाम स्वरूप उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। और वह कक्षक जो अक्षों के मध्य होते हैं उन पर प्रतिकर्षण बल कम लगता है, इसीलिए उनकी ऊर्जा कम होती है। यहाँ पर अधिक ऊर्जा वाले कक्षक इसी, क्योंकि अक्षों वाले ये दो ही हैं, और निम्न ऊर्जा वाले कक्षक T2G कहलाते हैं। तो यही मैं लिख रहा हूं, जब धातु आयन जब लिगेंड धातु आयन के पास आता है। अब कोई कहेगा पास आए क्यों, पास तो आएगा तभी तो बल बनेगा। तो जब लिगेंड धातु आयन के पास आता है तो लिगेंड के प्रतिकर्षण होगा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा। तो क्या होगा, प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षक दो भागों में विपाटित विभाजित कुछ भी कहो हो जाते हैं। इसे जो विभाजन है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। यहां पर जो लोअर एनर्जी वाले हैं निम्न ऊर्जा वाले कक्षक, इनको हम बोलेंगे T2G। और T2G में कौन है, DXY DYZ DXZ। जो कक्षक अक्षों के मध्य हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण कम होगा तो इनकी ऊर्जा कम होगी, और उच्च ऊर्जा वाले कक्षक ये होंगे इजी। और ये दो हैं DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर। देखो मैंने आपको बताया है जब लिगेंड धातु आयन की ओर अग्रसर होता है तो ये अक्षों पर आता है, इसीलिए वह कक्षक जो अक्षों पर होता है उन पर लिगेंड का प्रतिकर्षण बल अधिक लगता है तो उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, और वह लिगेंड जो अक्षों के मध्य होते हैं उन पर लिगेंड का प्रतिकर्षण बल कम लगता है, उनकी ऊर्जा कम होती है। तो यहाँ पर ये जो DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर होते हैं ये कक्षक अक्षों पर होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का या यूं कहें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अक्षों पर अधिक होती है। प्रायिकता घनत्व तो कहाँ होता है, अक्षों पर। और ये जो तीन कक्षक हैं DXY DYZ DXZ ये अक्षों के मध्य होते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कक्षकों इनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अक्षों के मध्य होती है। तो ये कक्षक अक्षों पर है, यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो इनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। ये अक्षों के मध्य हैं, इन पर प्रतिकर्षण कम लगेगा तो इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो देखो क्या होगा, इसको मैं डायग्राम द्वारा समझ रहे हैं। ये धातु के डी कक्षक कितना होता है, 5। और पांचों के पांचों कक्षक समवृक्ष है, लेकिन जैसे ही ये लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे लिगेंड इनको प्रतिकर्षित करेगा और दो भागों में इनको विभाजित कर देगा। जो अक्षों के मध्य हैं उन पर प्रतिकर्षण कम लगेगा तो ये निम्न ऊर्जा वाले T2G होंगे, और
जो अक्षों के ऊपर होंगे उन पर प्रतिकर्षण अधिक लगेगा, ये क्या होंगे, इजी। कम ऊर्जा वाले T2G, उच्च ऊर्जा वाले Eg। इनके बीच में T2G और Eg के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, ये वाला एनर्जी बैरियर, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा, CFSE, या इसको हम 10 dQ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एनर्जी लेवल ये होना चाहिए, लेकिन इनकी इस एनर्जी लेवल से ऊर्जा कम हो गई, इनकी ज्यादा हो गई। ये जो डिफरेंस है, यानी Eg की ऊर्जा जितनी बड़ी है उसको हम क्या बोलेंगे, 355 डेल्टा O। डेल्टा O का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ये जीरो नहीं, ये O है, O फॉर ऑक्टाहाइड्रल, अष्टफलकीय शंकु के लिए। और ये कितना है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या ऑब्लिक प्लस 0.6 डेल्टा। यहां पर ये वाला जो एनर्जी बैरियर है, इसको मैं रंग से बदल देता हूं लाल से, यानी T2G कक्षकों की जो ऊर्जा है, ये नॉर्मल ऊर्जा से कितनी कम हुई है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/5 डेल्टा ऑक्टाइडल, या -0.4 ऑक्टाइडल। ये बटा को सॉल्व किया है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि T2G कक्षकों की ऊर्जा कितनी कम हो रही है, -0.4, और Eg की कितनी बढ़ रही है, +0.6। और इनके बीच का जो एनर्जी बैरियर है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा 10 dQ। कोई दिक्कत नहीं है, डी कक्षकों की ऊर्जा इतनी होनी चाहिए, आगे लाइन में ड्रॉ की है, लेकिन T2G कितनी कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 2/5 यानी 0.04। ये डेल्टा O जो लिखा है, ये क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अष्टफलकीय संकुलों के लिए। तो T2G की कितनी कम हुई, 2/5, और Eg की कितनी बढ़ी, क्योंकि ऊपर जा रहा है, इसकी बढ़ी कितनी, 3/5। तो चाहे 3/5 डेल्टा ऑक्टाइडल लिखो या +0.6। प्लस क्यों लगा रहा है, क्योंकि बढ़ी है, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कितनी घटी। और ये पूरा का पूरा जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, या इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 dQ। कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पर T2G है, रेड पेन घुमा दिया तो किसी को लगेगा कि क्या है, ये नाम क्या है, T2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे ही धातु के पास लिगेंड आता है, लिगेंड के प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा वाले T2G और उच्च ऊर्जा वाले Eg। बोर्ड पर इरेज करते हैं। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। स्पेक्ट्रमी, रासायनिक, श्रेणी। देखो ये क्या होती है, लिगेंडों को उनकी क्षेत्रीय प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। जो पहले होगा उसकी क्षेत्रीय प्रबलता अधिक होगी, यानी वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा। जो बाद में होगा उसकी प्रबलता कम होगी, वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा। VBT में हमने पढ़ रखा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड वह लिगेंड होते हैं जो धातु के डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड वह लिगेंड होते हैं जो धातु के डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, लिगेंडों को क्षेत्रीय प्रबलता के घटते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। मैं यहां बना रहा हूं CO, CN, NO2, NH3, PY। जो अपने काम आ रहे हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। H2O, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, पाइराइड। अब देखो लिगेंड दो प्रकार के होंगे,
अब अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं क्षेत्रीय प्रबलता बढ़ रही है, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं क्षेत्रीय प्रबलता घट रही है। लिगेंड दो प्रकार के हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और दूसरे कौन से हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। यहां तक आपके प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, आगे वाले क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या करते हैं, ये है धातु के डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या होता है, ये है धातु के डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करते। प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो है इनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं कि डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल ये क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ठीक ऑर्डर देता हूं। और ये जो पाई है ये क्या है, युग्मन ऊर्जा। दो कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। T2G और EG के मध्य ऊर्जा अंतराल को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा युग्मन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक है। यदि इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान अधिक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन T2G से EG में नहीं जाएगा तो कहां रहेगा, T2G में ही। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तो अंदर वाले डी कक्षक संकरण में भाग लेंगे, तो कौन से संकुल बनेंगे, निम्न चक्रण संकुल ही बनेंगे। जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है इनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है, यानी युग्मन ऊर्जा का मान अधिक है। इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जैसे ही T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा फिर कहां जाएगा, EG में। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा कम चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो संकुल बनेंगे वो क्या बनेंगे, उच्च चक्रण संकुल। ये हमने बीपीटी में भी पढ़ रखा है कि यदि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो निम्न चक्रण संकुल, अंत्य कक्षक संकुल, चक्रण युग्मित संकुल बनेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो उच्च चक्रण संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, चक्रण मुक्त संकुल बनेंगे। तो यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, और इलेक्ट्रॉनों का जब युग्मन होगा तो कौन से संकुल बनेंगे, निम्न चक्रण संकुल बनेंगे। अब देखो ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का प्रभाव कब पड़ता है, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं विन्यास D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 बात करें तो प्रभाव पड़ेगा। यहां प्रबल क्षेत्र लिगेंड ले रहे हैं और यहां दुर्बल क्षेत्र, तो क्या होगा, देखो
फटाफट बना देते हैं T2G T2G। पहले T2G फिर T2G, ठीक है। ऐसे मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। ये पहले वाले T2G है, बाद वाले इजी हैं। ऐसे ही पर्पल क्षेत्र लिगेंड के लिए बना देते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। इजी बना देते हैं। 1 4 5 6 7 8 9 10। देखो जब विन्यास D1 होगा तो पहले तो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो चाहे T2G, ये T2G है, तो चाहे पर्पल क्षेत्र लिगेंड हो चाहे दुर्बल हो, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा। D2 में एक यहाँ दूसरा यहाँ। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में भी यही हो। जब D3 होगा तो 1 2 3 T2G बढ़ जाएगा। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में भी यही होगा, 1 2 3। अब देखो जब विन्यास D4 होगा तो पर्पल क्षेत्र लिगेंड में युग्मन होगा। तो युग्मन कैसा होगा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें जाएगा। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में युग्मन नहीं होगा तो पहला दूसरा तीसरा एक हो गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इसी में। ये थोड़ा ध्यान रखें, युग्मन होगा तो इसी में होगा और युग्मन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, T2G में। 5 हो गए, क्या हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें जाएगा, 5 इसमें जाएगा। जब 6 होंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने के बाद, वितरण होने के बाद युग्मन होगा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में। 7 होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब कई बच्चे इसको युग्मन कर देते, नहीं, इसी जो कक्षक की ऊर्जा बराबर है तो पर्पल क्षेत्र लिगेंड हो चाहे दुर्बल हो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है, चाहे T2G है चाहे EG है। अब T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण कर दिया तो पर्पल क्षेत्र लिगेंड है तो उसी में युग्मन होगा, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो युग्मन नहीं होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसी में। तो 7 तक पहुंच गए, 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ हुई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और हम पहुंचे 8। ये 7 तो यही तो होगा, ये 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5। अरे कुछ बाकी रह गई क्या, D1 D2 D3 D4 D5 D6, ठीक है, D7। अब D8, D8 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो D9 में 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर युग्मन 9। और 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी सेम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो कब प्रभाव दिखाएगा कब नहीं दिखाएगा। यहां पर तो D1 में चाहे पर्पल क्षेत्र लिगेंड है चाहे दुर्बल है, कोई प्रभाव नहीं। इसमें भी कोई प्रभाव नहीं। इसमें कोई प्रभाव है क्या, D3 में नहीं। अब D4 में देखो, ये D1
ये D2, ये D3, ये D4, ये D5, ये D6, D7, D8, D9, D10। तो जब D4 होगा तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा, लेकिन इसमें युग्मन होगा, प्रभाव दिखाएगा। D5 में इसमें भी दिखाएगा। D6 में 6 के 6 युग्मित है T2G में, लेकिन इसमें T2G के साथ इसी में भी है, प्रभाव है। D7 में हमने 6 पढ़े हैं, तो 7 कहाँ मिलेगा यहाँ। तो D7 में देखो T2G में कुल 6 है और 1 इसी में है, इसमें 5 है, 2 इसी में, तो D7 में भी प्रभाव दिखाएगा। D8 में देखो 2 इसी में, 6 T2G में, 6 2, अब प्रभाव नहीं दिखाते। समझ। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का प्रभाव D4, D5, D6 और D7 में दिखाई देगा। जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करना है। तो ये मैंने इसीलिए समझाया है ताकि आपको प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में फर्क समझ में आ जाए कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का प्रभाव कब दिखाई देगा। तभी दिखाई देगा जब D4, D5, D6 और D7 विन्यास हो। 1, 2, 3, 8, 9, 10 में प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो यही करना आपको, प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो चाहे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, पहले देखो T2G के तीनों कक्षकों की ऊर्जा बराबर है, Tg के दोनों कक्षकों की ऊर्जा बराबर है, इसीलिए जब T2G को भरना स्टार्ट करो तो पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालने हैं, और फिर बच गए तो डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो T2G में युग्मन करना स्टार्ट कर दो, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो पहले एक एक T2G में डाल दो और फिर इसी में एक एक डालो, T2G में एक एक आगे, इसी में एक एक आगे, फिर युग्मन करो। लेकिन प्रबल क्षेत्र लिगेंड में पहले T2G को भरो, T2G भर गया फिर इसी में स्टार्ट करो, ये थोड़ा फर्क है। तो यहां पर हमने ये थोड़ा वर्ड का रहता है, इसलिए बोर्ड नहीं करें। यहाँ पर हमने अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन पढ़ लिया है। अब हम लेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। बोर्ड यूज करते हैं। अब हम ले लेते हैं चतुष्फलकीय संकुलों में। डी कक्षकों का विपाटन या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, मैंने आपको पहले बताया है डी कक्षकों का विपाटन क्या है या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के सेम चीज में। चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में विपरीत लेकिन कम होता है। चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, और चतुष्फलकीय संकुलों में सदैव उच्च चक्रण संकुल ही बनते हैं। तो देखो इसी को लिख रहा हूं, इनमें डी कक्षकों का विभाजन, विभाजन के विपाटन लो एक ही चीज में, अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में कम व विपरीत होता है। चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड अक्षों के मध्य धातु के संपर्क में आते हैं, इसीलिए वह कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण अक्षों के मध्य होता है वे अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, और वह कक्षक जो अक्षों पर होते हैं वे लिगेंड से कम प्रतिकर्षित होते हैं। अक्षों के मध्य वाले कक्षक अधिक प्रतिकर्षित होने के कारण उनकी ऊर्जा अधिक होती है, और अक्षों वाले कम प्रतिकर्षित होने के कारण उनकी ऊर्जा कम होती है। तो मैं यहां पर अगर कहूं तो T2G यानी अक्षों के बीच वाले जो है ये क्या होंगे, अधिक ऊर्जा वाले,
कक्षक, और जो इसी है, जो अक्षों के ऊपर है, इनकी ऊर्जा क्या होगी? निम्न होगी। तो ये होंगे निम्न ऊर्जा वाले कक्षक। तो यहां पर विपाटन कैसे होगा? देखो, ये है चतुष्फलक के संकुल में धातु के डी कक्षक। ये लिगेंड के संपर्क में आएंगे और संपर्क में आने के कारण ये दो भागों में टूट जाएंगे। यहां पर निम्न ऊर्जा वाले वो कक्षक होंगे जो अक्षों वाले हैं, यानी ईसी, और उच्च ऊर्जा वाले कक्षक वे होंगे जो अक्षों के मध्य होंगे, टी2सी। ये जो डिफरेंस है यहां से लेके यहां तक, तो अष्टफलकियों से विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? अष्टफलकियों में निम्न ऊर्जा वाले टी2सी थे और उच्च ऊर्जा वाले ईसी थे। अब यहाँ पर निम्न ऊर्जा वाले ईसी है और उच्च ऊर्जा वाले क्या है? टी2सी। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी डिफरेंस है टी2सी और ईसी वाला, ये कितना होगा? 2/5 डेल्टा टी, टी फॉर डेल्टा हेड, या प्लस 0.4 डेल्टा टी। और ईसी की जो ऊर्जा है यहां से लेके यहां तक, ये कम होगी। कितनी कम होगी? 3/5 डेल्टा टी, या -0.6 डेल्टा। तो यहां पर ईसी कक्षकों की ऊर्जा -0.6 कम होगी और टी2सी की 0.4 अधिक होगी। अब देखो, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, कौन सा? टी2सी और ईसी। इन कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, CFS। तो हम देख रहे हैं चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन अष्टफलकियों की तुलना में विपरीत हो रहा है, और ये विपाटन भी क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि देखो, टेट्राहाइड्रल जो संकुल है डेल्टा टी, इनकी जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है वो ऑक्टाहाइड्रल की तुलना में इतनी ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ है? ये डेल्टा टी क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो CFSC का मान कम है, और जब CFSC का मान कम है तो क्या होगा? यानी इलेक्ट्रॉन को इजी से टी2सी में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इजी से टी2सी में चले जाएंगे, और ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो मान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। अतः जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो अधिकांश इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे। तो क्या होगा? अतः चतुष्फलकीय संकुलों में सदैव उच्च चक्रण संकुल ही बनते हैं। इनमें निम्न चक्रण वाले संकुल देखे नहीं जाते। एप्लीकेशन ऑफ CFT, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के अनुप्रयोग, ये अपने क्या काम आते हैं? तो इसका पहला अनुप्रयोग ये है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की गणना करने के काम आते हैं। इसके द्वारा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज्ञात की जाती है। सेकंड, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए आवश्यक युग्मन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये CFT के दो अनुप्रयोग है। पहला क्या है? इसके द्वारा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी याद कर सकते हैं। तो इसको ऐसे इसके द्वारा कर देते हैं। नंबर 1,
क्रिस्टल क्षेत्र विपणन ऊर्जा ज्ञात करने, ये बढ़िया। और नंबर 2, इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा उसको हम क्या बोलेंगे, युग्मन ऊर्जा। ज्ञात करनी। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने अभी तक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द्वारा अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ा। अब हम सीएफटी की सहायता से संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार संकुल यौगिक रंगीन होते हैं। तो संकुल यौगिकों के रंग। देखो, जब श्वेत प्रकाश को किसी संकुल यौगिकों के नमूने में से गुजारा जाता है, मान लो मेरे पास ये संकुल यौगिक है, जैसे ही मैं इसमें से श्वेत प्रकाश को गुजारूंगा, प्रकाश का कुछ भाग ये अवशोषित कर लेगा, बाकी प्रकाश बाहर निकलेगा। प्रकाश के जिस रंग का ये अवशोषण करता है उसके पूरक रंग का संकुल यौगिक होता है। अब संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कर सकते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर T2G से Eg में संक्रमण कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस प्रकाश के रंग का अवशोषण करता है उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। तो मैं इसी को लिख रहा हूं, श्वेत प्रकाश को संकुल यौगिक के नमूने में गुजारने पर इसका कुछ भाग एब्जॉर्ब होगा, अवशोषित हो जाता है। अवशोषित प्रकाश का पूरक संकुल यौगिक का रंग होता है। यानी जो हमने प्रकाश अवशोषित करवाया है उसका पूरक या रेड कलर का रंग संकुल यौगिक का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम उदाहरण की बात कर रहे हैं, TiH2O6 चार्ज प्लस 3 हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड, ये जो होता है इसका रंग होता है बैंगनी। यहां पर जो टाइटेनियम है इसका ऑक्सीकरणांक है +3 और टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, ऑर्गन के बाद 3D में 2 और इसमें 2। अब इस पर चार्ज +3 है तो टाइटेनियम +3 का क्या होगा, टाइटेनियम +3 का विन्यास हो जाएगा ऑर्गन के बाद 2 यहां से जाएंगे, 1 यहां से जाएगा तो D में 1 बचेगा 3D1। ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन है। और ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो हमने अभी पढ़ा है कि निम्न ऊर्जा वाले क्या है अष्टफलकीय संकुलों में T2G, ये अष्टफलकीय है क्योंकि लिगेंड कितने अच्छे हैं। तो निम्न ऊर्जा वाले T2G और उच्च ऊर्जा वाले क्या है Tg। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जाहिर सी बात है किसमें रहेगा, T2G में। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके T2G से कहां जंप कर जाता है Tg में। प्रकाश के जिस रंग का अवशोषण करता है उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर T2G से Eg संक्रमण कर जाता है। अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग दिखाई देता है। ये कौन कह रहा है? ये सीएफटी कह रही है इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जंप कर रहा है। T2G से Eg में जंप करने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, क्योंकि T2G की ऊर्जा कम है, Eg की ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है, उसको ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा, तभी वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो जिस ऊर्जा का वो अवशोषण करेगा उसका पूरक रंग दिखाई देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जा रहा है, लेकिन T2G भी डी कक्षक है और Eg भी डी कक्षक है। तो यहाँ पर कौन सा संक्रमण हो रहा है? डी। यानी एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो dt संक्रमण के कारण संकुल रंगीन होते हैं। यदि कहीं भी a युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा, a युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन होगा। कई संकुल यौगिकों में यदि वाटर मॉलिक्यूल का कहने का मतलब है यदि जल लिगेंड के रूप में उपस्थित है तो वो रंगीन है, और यदि उसको गर्म किया जाए तो जल के अणु वाष्प के रूप में निकल जाते हैं और वो रंगीन से रंगहीन हो जाता है। जैसे इसी की अगर हम बात करें, टाइटेनियम का हेक्सा जो संकुल है, इसको अगर हम गर्म करें तो गर्म करने पर जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? रंगीन। इसी प्रकार आप लोगों ने पढ़े होंगे कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु हैं, तो ये कैसा होता है? नीले रंग का होता है। और ओनली कॉपर सल्फेट जिसमें 5 जल के अणु नहीं है तो इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन, यानी कैसा? श्वेत। अब सवाल आता है कि वे कौन से फैक्टर हैं जो संकुल यौगिकों के रंग को प्रभावित करते हैं? तो प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारकों में मैं यहां पर लिख देता हूं, पहला धातु आयन पर आवेश, दूसरा संकुल की ज्यामिति, तीसरा डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और चौथा नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रकृति। अब देखो धातु आयन पर आवेश, यदि धातु पर आवेश ऐसा है कि एक में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो रंगीन होगा। जैसे जिंक पर आवेश होता +2 तो डिटेल विन्यास होने के कारण वो रंगीन होगा। ऐसे ही संकुल की ज्यामिति भी रंग को प्रभावित करेगी। डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी रंग को प्रभावित करेंगे। और चौथा है लिगेंड की प्रकृति। देखो लिगेंड की प्रकृति को मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि किस प्रकार लिगेंड चेंज होने पर रंग चेंज होगा। ये सबसे मुश्किल काम है बोर्ड को इरेज करना। इससे अच्छा स्मार्ट बोर्ड है, क्लिक करो, गया। लिगेंड की प्रकृति मैं समझा रहा हूं। देखो एक है TiH2O, इसको क्या कर लेते हैं Na।
6+2, इसका रंग होता है नीला। यदि इसमें एक एथिलीन डाइमीन लिगेंड आ जाए, जल के अणु 4 और एक आ जाए एथिलीन डाइमीन, तो ये रंग हो जाएगा इसका नील लोहित। चलो इसको हम थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं, बराबर है। तो इसका कोई कलर नहीं है, ये नीला। तो नील लोहित करने के लिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। जल के अणु 2 एथिलीन डाइमीन 2 और NiH2O4 ये जो लिगेंड है इसका रंग कैसा होता है नीला। और यदि चारों के चारों जल के अणु, सॉरी 6 के 6 जल के अणु अगर एथिलीन डाइमीन से रिप्लेस हो जाए, एथिलीन डाइमीन 3 हो जाए, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, देखिए। जबकि जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स होता है, ओरिजिनल कौन होता है, ये वाला। इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन यदि इस कॉम्प्लेक्स में एक एथिलीन डाइमीन जोड़ दिया जाए तो रंग हो जाता है नीला। 2 एथिलीन डाइमीन जुड़ते ही रंग हो जाएगा नीला लोहित, और 3 एथिलीन डाइमीन जुड़ते ही रंग हो जाएगा बैंगनी। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार लिगेंड की प्रकृति संकुल यौगिक के रंग को प्रभावित कर रही है। इसमें अगर 6 के 6 जल लिगेंड है तो कोई कलर नहीं, एक एथिलीन डाइमीन से रिप्लेस हो गया तो नीला, 2 एथिलीन डाइमीन से रिप्लेस हो गए तो नीला लोहित, और 3 से रिप्लेस होते ही बैंगनी रंग हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने CFT बड़े मानक समाप्त होते हैं। अब इसकी हम कमियां निकाल लेते हैं, सीमाएं लिख लेते हैं। ज्यादा लिमिटेशन नहीं है, 2 ही है। देखो पहला, CFT द्वारा हम संकुल यौगिकों के रंग, ज्यामिति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड एक बिंदु आवेश है। तो यदि लिगेंड एक बिंदु आवेश है तो जब लिगेंड ऋणायन हो तो d इलेक्ट्रॉनों का विपाटन अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बिंदु आवेश है और लिगेंड ऋणायन है तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो विपाटन भी ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इस सिद्धांत में धातु आयन व लिगेंड के मध्य आयनिक बंध की व्याख्या की गई है, लेकिन यह सिद्धांत धातु आयन व लिगेंड के मध्य सहसंयोजी बंध की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, जबकि धातु आयन और लिगेंड के मध्य सहसंयोजी बंध भी होता है। तो पहले हमें इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड एक बिंदु आवेश है, और अगर ऐसा है तो अतः लिगेंड अगर ऋणायन है, ऋणायन होने पर D कक्षकों का विपाटन अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकेंड है, ये सिद्धांत धातु आयन लिगेंड के मध्य कोवेलेंट बॉन्ड से संयोजक बंध की व्याख्या नहीं करता। धातु आयन और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, लेकिन इसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता है। तो यहाँ पर अपने संकुल यौगिकों या उपसहसंयोजन यौगिकों में बंधन का सेकंड सिद्धांत
क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समाप्त होता है। और ये मैंने सिद्धांत पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में समझाया है। पहले हमने इस सिद्धांत के कुछ अभिग्रहित पढ़े, फिर हमने अष्टफलक किए, चतुष्फलक के संकुलों में द्विकक्षकों का विपाटन या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ा, फिर हमने दुर्बल क्षेत्र प्रबल क्षेत्र लिगेंड का प्रभाव देखा, और उसके बाद हमने संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या की और एंड में इसकी लिमिटेशन पढ़ी। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए आप पूरा का पूरा वीडियो अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा है शुरू से लेके एंड तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आपने कहीं पर 2-4 मिनट का स्किप किया है तो उस कंडीशन में आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर अपने ये लेक्चर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।